Good morning everyone. How are you all? I hope you people are doing so good. आज ना मैंने सोचा है कि आपको पहले वोकैब कराने से पहले आज आप लोग आर्टिकल रीड करेंगे। आप खुद आर्टिकल पहले रीड करिए। यहाँ पे वीडियो को पॉज करो और इसको रीड करो आप लोग, ठीक है? बस आपको कौन सा शब्द नहीं आ रहा है वो छोड़ो, बस आप रीड करो। पॉज कर लिया, रीड किया, कर लिया रीड, आगे बढ़े। अब इस वाले पार्ट को रीड करो, ठीक है? आप पॉज कर लेना ना क्लास को, इसीलिए मैं आगे बढ़ जाती हूँ, क्यों फालतू में टाइम लगाना है। अब ये वाला पार्ट रीड करना है आपको, यहाँ पे क्लास को पॉज करके रीड करो। पॉज करके रीड किया, अब इस वाले पार्ट को रीड करो। पॉज करके रीड किया, रीड करना है। क्या समझ में आया रीड करके? समझ आया? अगर मैं आपसे इसके क्वेश्चंस पूछूं, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आपको इसकी समरी बनानी है, आप बना लेंगे क्या? ये जो शब्द हैं जो डिफिकल्ट हैं, अगर वो हमें नहीं समझ में आए, तो क्या हम इस पूरे पैसेज को नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे थे? क्या ये शब्दों का आना हमारे लिए बहुत जरूरी था? आप सुन रहे हो ना? आप ही लोग से बात कर रही हूं मैं। हाँ, ऐसे ही जब हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन आता है, वो बिल्कुल ऐसा ही होता है। आपको हर शब्द आना जरूरी नहीं है, बट आप स्टिल वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? और आपको अगर बात भी करनी है तो अगर हाँ, ये जैसे ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बट कम्युनिकेशन के लिए भी हमें बहुत हाई फाई वोकैबुलरी, इतनी रिक्वायरमेंट उसकी नहीं होती है, ठीक है? चलो अब हम क्या करें, वोकैब पढ़ लें कि ये पढ़ें आर्टिकल रीड करें? वोकैब पढ़ लेते हैं। चलो, फर्स्ट वर्ड क्या है? ये पहली बार देखने के लिए मिल रहा है ना? हाँ, थोड़ा सा तो अलग है ये शब्द। चलो याद करते हैं इस शब्द को। वर्ड क्या है हमारा? मंडे। मंडे से याद रखना है। ओके, एक सेकेंड जी। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक एंड शेयर कर दो, प्लीज कर दो यार। आई रियली नीड कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्लासेस को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जहां भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं तो प्लीज ज्यादा ज्यादा क्लासेस को शेयर करिए। आई रियली नीड योर हेल्प इन दिस थिंग। अब देखो यहाँ पे हमारा याद रखेंगे इसको मंडे से। मंडे, मंडे कैसा होता है? कुछ खास होता है? एक्साइटिंग होता है कि नॉर्मली डे होता है? मंडे नॉर्मल होता है, कुछ खास नहीं होता उस दिन, है ना? बड़ा बोरिंग सा लगता है, बल्कि ऑर्डिनरी डे होता है ये। वैसे ही ये है आपका ये मंडे। मंडेन, मंडेन का मतलब क्या होता है? मंडे, मंडेन, ये दोनों सेम ही साउंड दे रहे हैं, बट ये यू है तो मुंडेन नहीं बोलेंगे, मंडेन ही बोलेंगे इसको। और इसका मतलब भी ये मंडे के जैसा ही है, यानी कि ऑर्डिनरी है, नॉर्मल। कोई चीज नॉर्मल है, ऑर्डिनरी है, कुछ खास नहीं है, इंटरेस्टिंग नहीं है, वो चीज नॉर्मल सी है, ऑर्डिनरी है वो चीज। सो मंडेन है वो चीज, मतलब कि कैसी है वो चीज? ऑर्डिनरी, आम है वो चीज। आम चीजें कैसी होती है? नॉर्मल होती हैं, एक्साइटिंग थोड़ी होती है वो चीज। क्या है? हमड्रम। कैसी है चीज वो? नॉर्मल है, डल है, बोरिंग है, मोनोटनस, मतलब कुछ बदल ही नहीं रहा है उसमें। वियरीसम, वियरीसम का मतलब क्या होता है? टीडीएस, मतलब वियरी मतलब थका देने वाली, थका देने वाली। नॉर्मल सी चीजें हमें थका देती है ना, एक्साइटिंग चीजों में मजा आता है। जैसे कि आपको इंग्लिश की क्लास है, ये आपको लग सकता है बोरिंग हो, क्योंकि मैम रोज ही सेम चीज पढ़नी पड़ रही है, लेकिन ये चीज हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमें पढ़ना ही पड़ेगा। सो ये आपके लिए वेरीसम हो सकती है, बट स्टिल दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मंडे से बना मंडेन, और मंडेन का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो ऑर्डिनरी है, कोई चीज जो खास नहीं है, कोई चीज जो उतनी इंटरेस्टिंग नहीं है। कैसी है वो चीज? हमड्रम, डल है वो, बोरिंग है ना, मोनोटनस, कुछ बदलाव ही नहीं आ रहा, वियरीसम। ये शब्द अगर कोई दिक्कत करे तो हम इसे बाद में अलग से डील कर लेंगे। अब इसका ऑपोजिट क्या हो गया? एक्साइटिंग, मजेदार। अब देखो तुम लोग
तड़क भड़क सी रील चलाओगे तो मजेदार होगी ना। तो क्लास तो तुमको मंडेन लग रही है बट रील तुमको बहुत एक्साइटिंग लग रही है, गलत चीज है ये। मजा आ रहा है मैम, बड़ा मजा आ रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, इमेजिनेटिव है वो चीज, मजेदार है वो चीज। अब यहाँ पे हमने क्या सेंटेंस लिखा, इवन जो हमारे बोरिंग टास्क होते हैं वो भी इंजॉयबल बन जाते हैं अगर हमें अच्छे इंसान का साथ मिल जाए तो। कंपनी का मतलब वो वाला ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कंपनी का मतलब यहाँ पे साथ से है, साथी से है। अगर आपको अच्छे पर्सन का साथ मिल जाए विद गुड कंपनी, कंपनी वैसे साथ को बोलेंगे, कंपेनियन साथी, साथी को बोलते हैं। तो अगर आपको एक अच्छे इंसान का साथ मिल जाए तो इवन जो हमारे मंडेन टास्क होते हैं वो भी कैसे लगते हैं, वो इंजॉयबल हो जाते हैं, इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग हो जाते हैं। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, अबेंडन। अबेंडन कर दिया मतलब आपने उस चीज को हमेशा के लिए छोड़ दिया। अबेंडन कर देना मतलब उस चीज को हमेशा के लिए छोड़ देना। लीव कंप्लीटली एंड परमानेंटली, उस चीज को हमेशा के लिए छोड़ देना। कंप्लीटली आपने उस चीज को छोड़ दिया, हमेशा के लिए आपने उस चीज को छोड़ दिया। अब जैसे कि ह्यूमन बीइंग हो सकता है, आपने किसी इंसान को त्याग दिया, कोई जगह हो सकती है, आपकी कोई हैबिट हो सकती है, बट आपने उसको हमेशा के लिए क्या कर दिया है, छोड़ दिया है, अबेंडन कर दिया है, छोड़ दिया है आपने। डेजर्ट, फोरसेक, छोड़ दिया, क्विट कर दिया आपने उस चीज को, त्याग दिया है ना। रेनाउंस, एब्ज्योर। अब इसका ऑपोजिट क्या बनेगा, उस चीज को रखना, होल्ड करके रखना उसको, है ना। रिटेन करके रखना, रिटेन वर्ड हम ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, रिटेन करके रखना जैसे मेमोरी में है ना। तो आपको ये वोकैबुलरी रिटेन करके रखनी है, मतलब याद करके रखनी है। तो रिटेन करना मतलब उस चीज को होल्ड करके रखना, उसको कंटिन्यू रखना, उसको मेंटेन रखना, ठीक है। आपका प्रिजर्व, प्रिजर्व करना मतलब उसको प्रोटेक्ट करना, उसको बचा के रखना। यहाँ पे आप छोड़ दे रहे हो, यहाँ बचा रहे हो, उसको सपोर्ट कर रहे हो आप। they abandoned the project because it was too expensive। तो अब यहाँ पे प्रोजेक्ट को उन्होंने छोड़ दिया, प्रोजेक्ट को क्या कर दिया, क्विट कर दिया, प्रोजेक्ट को क्या कर दिया, कंप्लीटली छोड़ दिया, क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत महंगा था, इसीलिए हमने उस चीज को छोड़ दिया अब हमेशा के लिए, ऐसे करके। He abandoned his dog on the roadside। ये वाले केसेस तो आपने बहुत सारे देखे होंगे। लोग अपना हैबिट में, सॉरी, शौक शौक में उन कुत्ते को, मतलब छोटे बेबी को ले आते हैं घर पे, और फिर जब वो बड़ा होता है, जब भाई वो आपकी केयर वगैरह डिमांड कर रहा है, उसको चाहिए आपका साथ, फिर लोग क्या करते हैं, उनको दूर ले जाके छोड़ देते हैं, उनको अबेंडन कर देते हैं, उनको त्याग देते हैं, उनको छोड़ देते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब। नेक्स्ट क्या है हमारा, रेस्पाइट। रेस्पाइट का मतलब होता है राहत की सांस। रेस्पाइट का मतलब क्या होता है, राहत की सांस। अब जाके आपको थोड़ी सी सांस आई है, अब जाके आपको थोड़ी सी राहत आई है, राहत भी कह सकते हैं। अब जाके आपको थोड़ी राहत मिली है, मतलब थोड़ा चैन मिला है, रिलीफ मिला है आपको, फ्रॉम समथिंग डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट। तो मान लो आप बहुत देर से काम कर रहे थे, काम कर रहे थे, और फिर जाके आपने फाइनली आपको थोड़ा सा आराम लिया आपने, वो हो गया रेस्पाइट। ब्रेक ले लिया आपने, थोड़ा पॉज किया अपने काम को, ब्रेक, रिलीफ और इंटरवल। ऑपोजिट में क्या हो गया, वो प्रॉब्लम जारी है, हार्डशिप में हो आप, प्रॉब्लम में हो, बर्डन, प्रेशर, स्ट्रेस और डिस्ट्रेस, सबका मतलब परेशानी, परेशानी, राइट, परेशान हो आप, परेशानी में हो आप। और रेस्ट मतलब आराम, थोड़ी राहत हो गई और यहाँ परेशानी हो गई, तो इसलिए ये इसका ऑपोजिट हो गया। द रेन प्रोवाइडेड अ वेलकम रेस्पाइट फ्रॉम द स्कॉर्चिंग हीट। ये स्कॉर्चिंग का मतलब पता है, स्कॉर्चिंग का मतलब होता है बहुत जो इंटेंस है, जो बहुत तेज वाली जानलेवा जो गर्मी पड़ रही है। तो बारिश क्या लेके आती है भाई, उतनी जानलेवा धूप से हमको थोड़ा सा आराम मिला, हमको थोड़ा सा ब्रेक मिला, हमको थोड़ा सी राहत मिली। तो रेस्पाइट का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है आपका, नाउन। नेक्स्ट वर्ड देखो अपना, शीन। शीन के लिए ना मुझे इमेज लगानी ही पड़ी, क्योंकि ये शब्द को ये इमेज अच्छे से समझा देगी।
इसके बस बालों पे, लड़की की खूबसूरती पे मत फोकस करना नालायक हो। तुम कहोगे वाओ मैम शी इज सो ब्यूटीफुल, आई नो शी इज सो ब्यूटीफुल, फोकस है उसके बालों पे फोकस करो अभी। तो बाल कैसे हैं उसके, एकदम शाइनी है, एकदम अट्रैक्टिव है ना। तो बाल कैसे हैं उसके, एकदम शाइनी अट्रैक्टिव। तो यही होता है शीन। तो शीन का मतलब क्या हो गया, कोई चीज बहुत सॉफ्ट है ना, बहुत स्मूथ है, बहुत अट्रैक्टिव है। कैसा लग रहा है, चमक लग रही है, ग्लॉस। ग्लॉस वैसे लिप बाम भी होता है ना, उसको भी ग्लॉस कहते हैं। तो वो चमक जाते हैं ना लिप्स, एकदम शाइन कर रहे हैं, ग्लो आ रहा है उसमें, चमक रहे हैं, शिमर या पॉलिश। ऑपोजिट क्या हो गया, डल, एकदम डल, एकदम डिम, है ना। क्योंकि ये नाउन है तो इसीलिए यहाँ पे नाउन फॉर्म में ना, ड्राइवनेस, एकदम डिम है, डल है, फ्लैट है ना। ग्लोम है, ग्लोमी होगा यहाँ पे, ग्लोमी, है ना, एकदम डल है, उसमें कोई अट्रैक्टिवनेस ही नहीं है, या वो कोई बिल्कुल स्मूथ नहीं है, एकदम डल है, प्लेन है वो चीज, ड्रैब है, फ्लैट है। सो हर हेयर हैज अ नेचुरल शीन। शीन मतलब एकदम ग्लॉसी है, एकदम चमकदार है, एकदम अट्रैक्टिव है। तो सिल्क ड्रेस हैड अ ब्यूटीफुल गोल्डन शीन। जैसे आपने देखते हैं ना कि एक सिल्क की मान लो साड़ी है या कोई ड्रेस है, और उस पे वो अट्रैक्टिव सा गोल्डन कलर का एक स्ट्रिप जैसा लगाया हुआ है, तो वो एकदम बहुत शाइनी और बहुत स्मूथ तरीके से वो शाइन कर रहा है। बहुत बहुत वो फ्लैशी नहीं है, बहुत ऐसा नहीं है कि आंखों को चुभने, एक चमक होती है जो आंखों को चुभती है, बट ये बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत शाइनी है, बहुत ग्लो, एक शिमर टाइप का है इसके अंदर में। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका, नाउन। अबेंडेंड बिल्डिंग्स, तो बिल्डिंग्स को क्या कर दिया है लोगों ने, हमेशा के लिए छोड़ दिया है, मतलब वहां से चले गए हैं। तो जैसे गांव वगैरह में तो बहुत सारा यही है ना, लोग गांव से चले जाते हैं, तो गांव के बहुत सारे घर हैं जो खाली पड़े हैं, वहां पे कोई नहीं रहता है ना। यस, ऐसा नहीं होना चाहिए, बट है, हो रहा है ऐसा। What is that one thing in the mundane life that catches your attention and makes you stop and look at it carefully while some thought runs in your mind? What is that one thing? मतलब ऐसी क्या चीज है, what is that one thing, ऐसी क्या चीज है एकदम आपकी ऑर्डिनरी नॉर्मल बोरिंग सी लाइफ में जो अचानक से आपका ध्यान खींच लेती है, दैट कैचेज योर अटेंशन, जो आपका अटेंशन अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है, एंड मेक्स यू स्टॉप, और आपको क्या कर देती है, वो चीज रोक देती है, एंड लुक एट इट केयरफुली, और मतलब उस वो चीज आपको रोक देती है कि आप वही उस चीज को ध्यान से देखें, जबकि आपके दिमाग में कुछ ऑलरेडी थॉट्स वगैरह चल रहे होते हैं। तो अगर हम इस लाइन को इन शॉर्ट में समझें तो ये क्या कह रहा है, ऐसी क्या चीज है जो हमारी नॉर्मल बोरिंग ऑर्डिनरी लाइफ में जो एकदम से आपका ध्यान खींच लेती है, और आप उस चीज को देखने और उसको सोचने में मजबूर कर देती है, बल्कि जब आपके दूसरे थॉट्स में आप ऑलरेडी डूबे हुए होते हैं, लेकिन अचानक से कोई ऐसी चीज आपने देखी जिसने आपका ध्यान आकर्षित अपनी तरफ कर लिया। ये है इसका मीनिंग, ठीक है। दिस कुड बी एनीथिंग, ये कुछ भी हो सकता है, जैसे एनिमल्स हो सकते हैं, इंसेक्ट्स, फ्लावर्स, प्लांट्स एंड क्लाउड्स, ये कुछ भी चीज हो सकती है। अब जो यहाँ पे जो ऑथर है वो कह रहे हैं मेरे लिए, फॉर मी, मतलब उनके लिए, देर आर मेनी एवरीडे थिंग्स दैट आई हैव अ गुड लुक एट। देर आर मेनी एवरीडे थिंग्स। अब THERE थोड़ी सी बात कर लें, एंड THEIR, ये दोनों अलग अलग है। देयर मतलब प्लेस के लिए आता है वहां, और THEI ये पजेसिव एडजेक्टिव है, देयर फोन। देयर फोन मतलब उनका फोन, ठीक है। THEIR मतलब उनका, उनका। तो ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, ये ध्यान देना है, और ये आपका आपका प्लेस के लिए आता है, ये एडवर्ब है। तो इसीलिए जब ये सब्जेक्ट की तरह काम करता है तो वर्ब इसके अकॉर्डिंग नहीं आता, जैसे कि देयर आर मेनी एवरीडे थिंग्स, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, थिंग्स है, इसीलिए यहाँ पे हमने क्या लगाया है, आर। तो ऐसे ही बहुत सारी हमारी जो रोजमर्रा की चीजें होती है ना, जिसमें से दैट आई हैव अ गुड लुक एट, मतलब जिनको मैं देखता हूँ, जिनको मैं ध्यान देता हूँ, जैसे कि ट्रीज हैं, बर्ड्स हैं, स्काई, क्लाउड्स, स्ट्रेंजर्स एंड देयर एक्सप्रेशंस एंड मैनी मोर। मतलब ये कह रहे हैं ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मेरा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लेती हैं। जैसे कि सच एस हम कब यूज करते हैं, सच एस का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल। तो अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मेरा अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करती हैं, जैसे कि पेड़ हैं, पक्षी हैं आपके, स्काई है, बादल हैं, स्ट्रेंजर्स हैं और उनके एक्सप्रेशंस, और भी बहुत सारी चीजें। एट लीस्ट देर इज सम रेस्पाइट फ्रॉम मोबाइल फोन्स। अब कह रहे हैं
कम से कम जब मतलब ये जो चीजें हैं जो अपना मेरा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लेती हैं, कम से कम उतनी वो चीज हमको थोड़ा सा तो राहत देती है, थोड़ा सा तो ब्रेक देती है। यहाँ पे क्या मतलब है, ब्रेक देती है हमें हमारे मोबाइल फोन से, क्योंकि हम मैक्सिमम टाइम अपने मोबाइल फोन्स में ही चिपके हुए रहते हैं। बट अगर कोई आपको टेंजिबल चीज के ऊपर आपका ध्यान चला गया और उसने आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, तो कम से कम थोड़ी देर के लिए तो हम फोन से दूर रहेंगे। ये इसका मीनिंग समझ में आ गया। However, what totally fascinates and attracts me are abandoned building. However, मतलब ये तो इन्होंने बोला कि बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे को जो मेरा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, लेकिन जो टोटली फैसिनेट्स एंड अट्रैक्ट्स मी, जो मेरे पूरी तरीके से मेरे को वो कर देती है, मतलब एक्साइट कर देती है, मेरा पूरा फैसिनेट करना मतलब मेरा ध्यान पूरी तरफ आकर्षित कर लेना, है ना, वो चीज क्या है, वो है अबेंडेंड बिल्डिंग्स। अबेंडेंड बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग्स जिनको लोग छोड़ के जा चुके हैं, वहां पे अब कोई नहीं रह रहा है। लुकिंग एट एनी सच बिल्डिंग, आई ऑफन इमेजिन दैट प्लेस इन इट्स पास लाइवलीनेस। लुकिंग एट एनी सच बिल्डिंग मतलब मैं ऐसी किसी भी बिल्डिंग पे जब देखता हूँ, तो ऑफन मीन्स अक्सर, मैं इमेजिन करता हूँ, मैं ऐसा विजुअलाइज करता हूँ, मैं अक्सर उस प्लेस को ऐसे विजुअलाइज करता हूँ उसकी पास्ट लाइफ में, मतलब जब उसमें लोग रहते होंगे। पास्ट लाइवलीनेस मतलब जब उसमें पास्ट में जब उसमें लोग रहते होंगे, क्योंकि अभी तो लोगों ने उसको त्याग दिया है, अभी तो वहां पे कोई रह नहीं रहा है, अभी तो वो अबेंडन है। लेकिन मैं अक्सर जब मैं ऐसी बिल्डिंग्स को देखता हूँ तो मैं क्या इमेजिन करता हूँ, उस टाइम के बारे में जब वहां पे लोग रहते होंगे। फुल ऑफ पीपल एंड वाइब्रेंसी। वाइब्रेंसी का मतलब पूरी चमक धमक है, कलर्स हैं, लोग रह रहे हैं, ऊर्जा है वहां पे, एनर्जी है ना, जोश से भरा हुआ है। वाइब्रेंट होने का मतलब यही होता है, जैसे कोई सिटी अगर वाइब्रेंट है मतलब वहां पे लाइफ है, लोग रह रहे हैं, अलग अलग चीजें आपको, कलरफुल चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। सो लोग वहां पे रह रहे हैं, है ना, उनके फेस्टिवल्स वो लोग मना रहे हैं। वॉज इट somebody's ड्रीम विच गॉट मटेरियलाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ दैट बिल्डिंग। मतलब ये कह रहे हैं कि मैं क्या सोचता हूँ, मैं उस बिल्डिंग को जब देखता हूँ तो मैं उसकी पास्ट लाइवलीनेस के बारे में सोचता हूँ कि वहां पे वो लोगों से भरी हुई है, ऊर्जा से भरी हुई है, एनर्जी से भरी हुई है। और मैं सोचता हूँ कि क्या ये जो घर है, ये जो बिल्डिंग है, क्या ये किसी का सपना था। वॉज इट somebody's ड्रीम, क्या ये किसी का सपना था जो मटेरियलाइज्ड हो गया। मटेरियलाइज्ड होने का मतलब होता है रियल फॉर्म में आ जाना, वो चीज रियली में आपको दिखाई दे रही है। जैसे कि ऐसे सोचो, अभी आपके सपने हैं और एक दिन ऐसा होगा जब आपके सपने, जो आपके ड्रीम्स हैं, वो क्या होंगे, वो मटेरियलाइज्ड हो जाएंगे, मतलब अब वो आपको रियल में आ चुके हैं, तो उसको कहते हैं मटेरियलाइज्ड, मतलब अब वो चीज अपने रियल फॉर्म में आ चुकी है। क्या ये किसी का सपना था, ये बिल्डिंग किसी का सपना था, अब जो वो एक मटेरियलाइज्ड फॉर्म में है। समझ रहे हो, मतलब किसी ने ऐसा इमेजिन किया था कि ये उनका घर है और फिर उन्होंने वो घर वास्तव में बनाया। क्या ये कह रहा है कि क्या ये किसी के सपने का घर था, ये कह रहा है। How happy would people have been when they had moved to the newly constructed building? How happy would people have been, मतलब कितने ज्यादा खुश लोग कितने ज्यादा खुश होंगे जब वो इस बिल्डिंग के अंदर मूव किए होंगे, मतलब जब ये न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग होगी और जब वो इसके अंदर आए होंगे तो वो कितने ज्यादा खुश होंगे। तो ऑथर कह रहे हैं कि जो मेरा अपनी तरफ में पूरी तरीके से ध्यान आकर्षित कर लेती है, जो मुझे फैसिनेट अट्रैक्ट करती है, वो है पुरानी बिल्डिंग्स। फिर उनको देख के मेरे दिमाग में अक्सर ऐसे ध्यान आते हैं कि जब ये बिल्डिंग नई नई होगी, जब इसमें लोग एंटर किए तो लोग कितने खुश होंगे, क्या ये किसी के सपने का घर है, वो ये सब बातें कर रहे हैं। और इट कुड बी दैट दे हैड टू मूव टू दैट बिल्डिंग बिकॉज ऑफ मिसफॉर्च्यून। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, क्या ये मतलब दे हैड टू मूव टू दैट बिल्डिंग, दे हैड टू मूव टू दैट बिल्डिंग मतलब वो इस बिल्डिंग में आए बिकॉज ऑफ मिसफॉर्च्यून, मतलब उनके साथ कुछ गलत हुआ जिसकी वजह से वो इस घर में आए, मतलब वो नहीं आना चाहते थे। क्या उनके साथ कुछ गलत हुआ जिस वजह से वो इस घर में आए, मतलब वो उनकी पास्ट स्टोरीज को लेके उनके दिमाग में ख्याल आते हैं। I often wonder what would have been the stories of people in those buildings। यही कह रहे हैं कि I often wonder, मैं अक्सर मतलब यही सोचता हूँ कि what would have been the stories, मतलब क्या स्टोरीज रही होंगी लोगों की जो इन बिल्डिंग्स में रहे हैं। The building which does not look young and fresh at present
from not only aging but also abandonment must have meant a lot of things for a lot of people back in the day. बड़ा सा है द बिल्डिंग। अब ये देखो ये कॉमा और यहाँ तक कॉमा खत्म हो रहा है, तो ये अभी बिल्डिंग को आगे बता रहे हैं कि बिल्डिंग अब जो हमें डज नॉट लुक, अब वो हमें यंग फ्रेश नहीं दिखाई दे रही है। नॉट ओनली एजिंग, मतलब वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो चीज उसकी एज हो गई है, मतलब अब वो घर बहुत पुराने समय से कंस्ट्रक्ट किया गया था तो वो बहुत पुराना हो गया है, जिसकी वजह से अब वो हमें यंग और फ्रेश नहीं फील करा रहा है, बल्कि इस वजह से भी क्योंकि उसको लोगों ने छोड़ दिया है, उसको लोग त्याग के चले गए हैं, वहां पे कोई रहता ही नहीं है। मस्ट हैव मेंट अ लॉट। अब ना ऐसा करो, अब इस वाले पार्ट को मत रीड करना, ये समझ में आ गया कि बिल्डिंग के बारे में बता रहा है, एक बिल्डिंग जो कि यंग और फ्रेश नहीं है, ना ही सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसके टाइम हो गया है, वो बहुत पुराने टाइम से बनी हुई है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उसको लोग वहां पे कोई लोग रह ही नहीं रहे हैं, इसीलिए भी वो हमको यंग एंड फ्रेश नहीं लग रही है। अब इसको नहीं रीड करेंगे हम, अब हम रीड करेंगे सिर्फ यहाँ से, द बिल्डिंग मस्ट हैव मेंट a lot of things for a lot of people back in the day। back in the day मतलब पुराने समय में। तो ये जो बिल्डिंग है must have meant, मतलब ये बिल्डिंग का बहुत कुछ रही होगी, lot of things मतलब इसकी बहुत वैल्यू रही होगी बहुत सारे लोगों के लिए उस टाइम पे, जब जिस समय पे यहाँ पे वो लोग रहते होंगे। इज दिस वॉट अबेंडनमेंट डज टू पीपल टू, मतलब क्या ये सेम फीलिंग सेम चीज लोगों के साथ भी होती है जिनको लोग छोड़कर चले जाते हैं। इज दिस वॉट अबेंडनमेंट डज टू पीपल टू, क्या मतलब अबेंडनमेंट मतलब जब हम लोगों को छोड़ देते हैं, हम उनको त्याग के चले जाते हैं, तो जो पीछे छूटे हुए लोग हैं क्या उनके साथ भी सेम ऐसा ही होता है। डू दे लूज देयर शीन एंड स्टैंड देयर वेटिंग फॉर देयर फाइनल क्रम्बल, क्या वो भी जो उनकी चमक होती है, जो उनकी शाइन होती है, जो उनका ग्लॉस होता है, उसको वो खो देते हैं और बस खड़े हैं, मतलब मान लो पर्सन की बात करें तो वो बस जिंदा है और इंतजार कर रहे हैं अपने फाइनल क्रम्बल का, मतलब अपनी डेथ का। क्रम्बल होना मतलब टुकड़े टुकड़े हो जाना, खत्म हो जाना, डैमेज हो जाना। what could have been the reasons for their abandonment, मतलब क्या कारण रहे होंगे कि उनको छोड़ के चले गए, चाहे आप पर्सन के पर्सपेक्टिव से सोच के देखो या बिल्डिंग के पर्सपेक्टिव से सोच के देखो कि क्या कारण रहे होंगे कि इनको त्याग दिया गया है, इनको छोड़ दिया गया है। देयर कुड बी मैनी, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इट कुड बी ड्यू टू सर्कमस्टांसेस और मे बी गुड फॉर्च्यून, मतलब हम बिल्डिंग की बात करें तो सर्कमस्टांसेस लोगों के ऐसी परिस्थिति बनी, सर्कमस्टांस मतलब उनकी ऐसी परिस्थिति बनी होंगी जिसकी वजह से उनको वो प्लेस को छोड़ के जाना पड़ा, या हो सकता है कि अब उनको वहां पे रहने की जरूरत ही ना हो, कुछ अच्छा हो गया जिसकी वजह से वो और अच्छी जगह मूव इन कर गए हों। Those who move ahead might not care much about those left behind, but those who are forced to move sometimes never recover from the loss of what they have left behind। दो लोगों के अलग अलग टाइप के पर्सपेक्टिव यहाँ पे समझाए गए हैं। एक सेकंड बस मैं ये देख लूँ आपको विजिबल है ना, हाँ। Those who move ahead might not care much about those left behind। दोज हु मूव अहेड मतलब पॉजिटिव सेंस में बोल रहा है कि जो लोग अपनी मर्जी से अच्छी चीजों की वजह से, गुड फॉर्च्यून की वजह से जो आगे चले गए, दे माइट नॉट केयर अबाउट दोज हु लेफ्ट बिहाइंड। अब जो पीछे छूट गया उसके बारे में शायद वो ना सोच रहे हों, उसकी वो केयर ना करते हों, चाहे वो बिल्डिंग या पीपल कोई भी हो सकता है। बट दोज हु आर फोर्स टू मूव, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ लोग भाई जिनको मजबूरी, जिनको परिस्थितियों के कारण वहां से बाहर निकलना पड़ा हो, उस जगह को, उस चीज को छोड़ के जाना पड़ा हो। कभी कभी समटाइम्स मीन्स कभी कभी वो जो उन्होंने पीछे छूट गया, जो उनका खो गया, जो रह गया, उससे वो कभी रिकवरी ना कर पाते हो। दोनों केस है ना कि वो कभी उस जो उनका छूट गया, जो रह गया, उससे रिकवरी ना कर पा रहे और उनके अंदर इतना करेज ही ना हो कि वो पीछे जाके वहां पे रह सके। मान लो कुछ इतनी बुरी चीज वहां पे घट गई कि अब वो उस पर रह ही नहीं सकते, या अब वो जिस परिस्थिति में उसको छोड़ के आए थे, अब उसके साथ में ऐसी बैड मेमोरीज है कि वो वहां जाना ही नहीं चाहते। तो वही बोल रहा है, या फिर जो अपनी मर्जी से वहां से आगे बढ़ गए, मान लो लोग अपना विदेश वगैरह चल गए, तो दे डोंट केयर, उनको फर्क नहीं पड़ रहा कि मान लो पीछे क्या रह गया। abundant but trying to stand tall, waiting for their end
द वे वी ऑल डू, मतलब यही है कि अबेंडेंट, मतलब मान लो अब वो छोड़े हुए हैं, पीछे रह गए हैं, है ना, अब वहां पे कोई नहीं रह रहा है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि वो वैसे ही टॉल खड़े रहें। आप ह्यूमन के पर्सपेक्टिव से भी सोच सकते हैं कि लोगों ने उनको त्याग दिया, छोड़ दिया, बट फिर भी वो जिंदा हैं। वो क्या वेट कर रहे हैं कि भाई अपने अंत का वेट कर रहे हैं, जैसे हम सब भी हैं। हाउ सिमिलर आर दे टू ह्यूमन लाइव्स, मतलब यहाँ पे दे किसके लिए है, बिल्डिंग्स के लिए। तो कितनी सिमिलैरिटी है ना छोड़ी हुई चीजों में और ह्यूमन की में भी, क्योंकि दोनों सेम ही है। जिसको छोड़ के चला गया वो काइंड ऑफ कोशिश कर रहा है कि वो खड़ा रहे, अपनी जिंदगी जी रहा है, लेकिन वो वेट कर रहा है अपने अंतिम समय का। आई विश दे कुड टॉक एंड नरेट देयर स्टोरीज, देयर फीलिंग्स। अब यहाँ पे ऑथर क्या अपनी डिजायर शो कर रहे हैं, मैं ऐसी इच्छा रखता हूँ कि काश ये जो बिल्डिंग्स हैं ये बात कर पाती और ये अपनी स्टोरीज, अपनी फीलिंग्स को नरेट कर पाती कि ये क्या फील कर रहे हैं, कैसा हो रहा है इनके साथ में, कोई यहाँ पे रहता नहीं है, इन्हें क्या फीलिंग आ रही है। हाउ डू दे फील आफ्टर दे हैव बीन अबेंडेंड, वही वाली बात है यहाँ पे। इट मस्ट बी द सेम फीलिंग एज ह्यूमंस टू, मतलब इट मस्ट बी द सेम फीलिंग, मतलब डेफिनेटली वैसी ही फीलिंग होगी जैसी ह्यूमंस के अंदर होती है जब उनको कोई छोड़ के चला जाए। बट डू दे टर्न वेंजफुल, ओके ये एक अच्छा टर्म है, इसको एक बार यहाँ से क्लीन करते हैं। वेंज का मतलब होता है रिवेंज, बिकॉज ऑफ वॉट हैपन टू देम। क्या ये मतलब रिवेंज वाले मोड में आ जाते हैं इनके साथ में जो हुआ, मतलब मान लो लोग इनको छोड़ के चले गए, अब ये अकेले रह गए, मतलब बिल्डिंग्स को त्याग दिया, तो क्या ये रिवेंज में आ जाते हैं जैसे ह्यूमंस हो जाते हैं। अगर आप किसी ह्यूमन को अकेले छोड़ के चले जाओ तो अब उसकी फीलिंग्स आपके प्रति ऑब्वियसली सेम नहीं रहने वाली हैं। सिंस दे शेल्टर दोज हु आर इन नीड, they do not differentiate or discriminate, and they protect everyone alike, and so they are different in this way from some of the human lives। क्योंकि ये तो शेल्टर देते हैं, हमें प्रोटेक्शन देते हैं, हर किसी को जो ज़रूरत में होता है, जो उनकी छत के नीचे आ जाए, और ये कोई डिफरेंशिएट नहीं करते, किसी को भी अलग अलग नहीं करते, किसी में कोई भेदभाव नहीं करते, ये प्रोटेक्ट करते हैं सभी को एक जैसा, अलाइक मतलब सिमिलर, एक जैसा। इसीलिए ये अलग हैं, सो दे आर डिफरेंट, इसीलिए सो मतलब इसीलिए, दैट्स व्हाई दे आर डिफरेंट इन दिस वे फ्रॉम सम ऑफ द ह्यूमन लाइव्स, मतलब कुछ ह्यूमन बीइंग से इसीलिए ये अलग है। क्योंकि अगर ह्यूमन को छोड़ दिया जाए तो वो क्या होता है, वो रिवेंज में आ जाता है या वो सेम आपको ट्रीट नहीं करेगा, राइट। अब आपको पता है ये क्लासेस को, न्यूज़पेपर को आपको एवरीडे रीड करने से, इंग्लिश एवरीडे रीड करने से आपको भी फील नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कि मैम मुझे नहीं पता चल रहा है मेरे अंदर क्या इम्प्रूवमेंट आ रहा है। ट्रस्ट मी, इम्प्रूवमेंट हमें ऐसा नहीं है कि वो एकदम से मैनिफेस्ट हो जाता है। ये बहुत ऐसा बोल लो कि ये जमीन के अंदर गड़ी हुई चीज है जो बहुत धीरे धीरे दिखाई देती है। बट हमें रीडिंग को छोड़ना नहीं है, हमें एवरीडे करना है, इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और यू जस्ट वांट टू improve your communication, this class will definitely help you in your both ways, so stay tuned। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, रिवाइज करिए, रीड इट बाय योर सेल्फ, बट यू हैव टू डू वन मोर थिंग इफ यू रियली वांट टू गेट योर रिजल्ट वेरी सून, दैट लाइक अभी जो आपने रीड किया है ना, ट्राई टू समराइज इट। अब समराइज जब आप करेंगे ना, कोशिश करिए आप 50 शब्दों में, 50 को आप एक्सीड ना करें। आप देखेंगे आपको नहीं आ रहा है, आप लिख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वहां हमें थिंकिंग का टाइम है, थिंक करो, सोचो। तो इसको लिखो, आप इसका समरी बनाओ। चैट जीपीटी की दुनिया में आप अपना दिमाग यूज करो ब्रो, लिखो इसको, इतना काम करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब हम करते हैं, अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। आपको एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और प्लीज आपको ज्यादा से ज्यादा क्लासेस को शेयर करनी है, ठीक है। और इसी वाले टेलीग्राम से ये पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगी, इसको रीड करना और समराइज करना। ओके, बाय एवरीवन, टेक केयर।